गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम पीएल नारेड़ा और मैं आज आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय पीएल नारेड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द वास्ट लाइन। द वास्ट लाइन टीएस इलियट की प्रसिद्ध कविता है जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी और ये मॉडर्न एज की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। आई लाइक ऑल्सो इट। ये मेरी भी बहुत ही पसंदीदा कविता है और ये उन कठिन कविताओं में से एक है। लेकिन इस वीडियो में मैंने प्रत्येक उस तथ्य को सम्मिलित किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो आइए चलते हैं ताकि आपके लिए ये कविता सरल हो सके। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय हम टीएस इलियट के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस स्टर्न इलियट वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस, मिसूरी, यूएसए। ही स्टडीड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यूएसए में पैदा हुआ थॉमस स्टर्न इलियट। टीएस इलियट का फुल फॉर्म थॉमस स्टर्न इलियट, और उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। He was the director of Faber and Faber Publishing Firm. वो एक डायरेक्टर था। फेबर और फेबर जो पब्लिशिंग फर्म है उसका भी वो डायरेक्टर रहा। He got Nobel Prize in 1948. 1948 में टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिला। साहित्य का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1948 में टीएस इलियट को प्राप्त हुआ। हिज फर्स्ट वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इन 1917। उसकी जो पहली रचना प्रकाशित हुई वो 1917 में प्रकाशित हुई। पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। आजकल के जो कवि हो रहे हैं जो अपने मन के भावों को उजागर करके कविताओं में लिख देते हैं, चाहे जो लिख देते हैं, लेकिन टीएस इलियट ने क्या कहा है कि पोइट्री वो नहीं है। पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। कविता भावनाओं से बचना है। इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। खुद के बारे में एक्सप्रेशन करना कविता नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से अलग हट के कविता लिखना कविता की पहचान है। जॉनसन इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ सेकेंड वॉल्यूम। जॉनसन जो है उसकी सेकेंड वॉल्यूम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। द वास्ट लाइन वॉज रिटन इन 1921 एंड पब्लिश्ड इन 1922। दी वास्ट लाइन जो कविता है वो 1921 में लिख चुकी थी, लेकिन ये 1922 में पब्लिश हुई। इलियट्स पोएम्स आर स्ट्रिक्टली अर्बन पोइट्री। इलियट की कविता शहरी कविता है, ये ग्रामीण कविता नहीं है। रिचर्ड सेज इलियट्स स्टाइल इज पोइटिक शॉर्ट हैंड। रिचर्ड जो महान आलोचक हुए हैं, उन्होंने इलियट की स्टाइल को पोइटिक शॉर्ट हैंड कहा। The Waste Line includes 35 authors references in 6 languages। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वास्ट लाइन को पढ़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों। वास्ट लाइन में 35 ऑथर्स के रेफरेंस है और वो भी अलग अलग 6 भाषाओं में। अब आप सोच लें, जिसमें 35 लेखकों के संदर्भ दिए हैं और वो भी 6 भाषाओं में, तो वो पोएम कितनी कठिन हो गई होगी। और उसको लिखने वाला यानी टीएस इलियट कितना विद्वान रहा होगा, जिसने अलग अलग भाषाओं का अध्ययन किया, फिर उनको अपने पोएम के अकॉर्डिंग सेट किया। इन द पोएम रेन इज सिंबल ऑफ रीजनरेशन। ये जो कविता है दी वास्ट लैंड, वास्ट लैंड का मतलब क्या होता है? बेकार की भूमि। तो इसमें जो रेन है वो सिंबल है किसका? रीजनरेशन का, यानी फिर से आने वाली नई पीढ़ी का ये प्रतीक है। The Waste Line is based on Juicy Watson's book From Ritual to Romance in 1920 and Fraser's book The Golden Bug। The Waste Line जो कविता है ये 2 पुस्तकों पर आधारित है। एक तो
जेसी वेस्टन की बुक है, जेसी वेस्टन की बुक है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, जो कि 1920 में पब्लिश हुई थी। और दूसरी फ्रेजर की एक बुक है जिसका नाम है गोल्डन बग। ही ऑल्सो कोटेड फ्रॉम फिशर किंग बाय वेस्टन। वेस्टन की एक और बुक है जिसका नाम है फिशर किंग, उसमें से भी टी.एस. इलियट ने कोट लिए हैं। कोट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एडोनिस, एटिस एंड ओरिसिस एंड फ्रॉम मॉडर्न पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म बाय क्लिंथ ब्रूक। क्लिंथ ब्रूक जो आलोचक हुए हैं, उनकी रचनाएं जैसे एडोनिस, एटिस, ओरिसिस और मॉडर्न पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म, उसमें से भी टी.एस. इलियट ने उद्धरण लिए हैं, कोट लिए हैं। देयर आर 5 पार्ट्स। टी.एस. इलियट की जो बुक पोएम है द वेस्टलैंड, उसमें 5 पार्ट है। वे कौन कौन से पार्ट है आप यहाँ पे समझिए। पहला जो पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड। बरियल मतलब दफनाना, डेड मुर्दों को दफनाना। ये टी.एस. इलियट ने अपने बुक का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम दिया है। सेकंड जो पार्ट है अ गेम ऑफ चेस, यानी शतरंज का गेम। थर्ड जो पार्ट है द फायर सरमन, उपदेश दिया गया है। चौथा जो पार्ट है डेथ बाय वाटर। और पांचवा और अंतिम पार्ट है व्हाट थंडर सेड, गर्जन के बाद क्या हुआ, थंडर ने क्या कहा। तो इस तरह से ये कविता 5 पार्ट में बटी हुई है। इलियट सेंट अ मैनस्क्रिप्ट ऑफ दिस पोएम इन 1921। जब ये कविता लिख चुकी थी तो इसकी एक मैनस्क्रिप्ट इलियट ने 1921 में एजरा पाउंड को भेज दी। एजरा पाउंड को वो अपना गुरु मानता था, इसलिए एजरा पाउंड को ये कविता भेजी। द 4th पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड इज ए पार्ट ऑफ द फ्रेंच पोएम डांस ली रेस्टोरेंट। इस कविता का जो चौथा पार्ट है वह फ्रेंच कविता डांस ली रेस्टोरेंट का एक पार्ट है, यानी वैसा ही इसमें लिखा है। इलियट रेड माई पास्ट बाय काउंटेस मेरी लेरिस, द ओल्ड विकारेज, ग्रेट चेस्टर बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक की जो रचनाएं हैं उनको इलियट ने पढ़ा और उनमें से भी उसने उदाहरण लिए। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनार्ड एंड ही ऑल्सो स्टडीड डॉन्टे। इसके अलावा जोसेफ कॉनार्ड का उसने अध्ययन किया। जोसेफ कॉनार्ड की जो हार्ट ऑफ डार्कनेस रचना है उसको पढ़ा। और इसके अलावा डॉन्टे यानी दांते जो एक दार्शनिक हुए हैं उसका भी इलियट ने अध्ययन किया। फिशर किंग इज एन इम्पोर्टेंट। फिशर किंग नामक एक पात्र इस कविता में आता है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब ही कैन नॉट गिव बर्थ टू चाइल्ड, यानी वो बच्चे पैदा करने में अक्षम है। वह नपुंसक जिसको कहा जाता है इम्पोर्टेंट है। द वेस्टलैंड प्रेजेंट्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्यू अबाउट सेक्स। वेस्टलैंड कविता जो है उसमें सेक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू बताया गया है, यानी दोनों ही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दिस बुक वॉज शॉर्ट हैंड बाय एजरा पाउंड। जब 1921 में टी.एस. इलियट ने एजरा पाउंड को कविता भेजी तब उसमें 800 से ज़्यादा पंक्तियां थी, लेकिन एजरा पाउंड ने उसको कट करके 422 लाइन में समेट दिया, यानी उसको आधा कर दिया। फिशर किंग इज प्रेजेंटेड एज टायरसियास। फिशर किंग जो है उसको इस कविता में टायरसियास के नाम से बताया है। फिशर किंग इज कंपेयर्ड टू द प्रिंस ऑफ फर्डिनैंड। फिशर किंग को प्रिंस ऑफ फर्डिनैंड के रूप में तुलना की गई है। हाइसिंथ इज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी। इस कविता में जो हाइसिंथ का वर्णन है वह गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, यानी उपजाऊपन के देवता है। मैडम सोसोस्ट्रीस टेल्स द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स बट शी गोट अ कोल्ड। इस कविता में मैडम सोसोस्ट्रीस
का रेफरेंस आया है और वह भाग्य बताती है कार्ड के माध्यम से, यानी वो ताश के पत्तों के माध्यम से भाग्य बताती है, लेकिन उसको जुकाम हो गई है, बट सी गोट अ कोल्ड, यानी उसको जुकाम हो गई इसलिए वो भाग्य बताने में थोड़ी असमर्थ सी लग रही है। I have not enough depth had undone so many parts of the first chapter. I have not thought that had undone so many parts of the first chapter. First chapter जो हमारा है उसमें ये लाइन आती है, I have not thought, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मृत्यु ऐसे ऐसे कारनामे कर देती है। ये जो लाइन है ये फर्स्ट पार्ट में आती है। गेम ऑफ चेस डिस्क्राइब्स फिलामेल। गेम ऑफ चेस जो अपना पार्ट है, एक पार्ट है इसका गेम ऑफ चेस, उसमें फिलामेल का वर्णन आता है। फिलामेल रेट्स एली आर सिंबल ऑफ डेथ। रेट्स एली जो है यानी जो चूहे हैं वो मौत के सिंबल हैं। हरी अप प्लीज इट इज़ टाइम। व्हाट डू यू गेट मैरिड इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन। ये इस तरह के रेफरेंस गेम ऑफ चेस में आते हैं, यानी एक तो रेट्स एली जो वर्णन आता है वो गेम ऑफ चेस में आता है। हरी अप प्लीज इट इज़ टाइम, जल्दी कीजिए कृपया समय हो गया है। जो वैश्यालय हैं उनके लिए कहा गया है कि जल्दी जल्दी आप अपना कार्य करें, समय हो गया है बंद होने का। व्हाट डू यू गेट मैरिड इफ़ यू डोंट वांट चिल्ड्रन। तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी अगर तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने थे। ये इस तरह का जो वर्णन है गेम ऑफ चेस में आता है। द फायर सरमन। फायर सरमन जो पार्ट है उसमें टायर्सियास हैज़ नॉलेज ऑफ बोथ सेक्स। टायर्सियास को दोनों सेक्स का नॉलेज है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लेडी टाइपिस्ट। लेडी टाइपिस्ट का वर्णन उसमें आता है। लेडी टाइपिस्ट है, ऑफिस से आती है, थकी हुई रहती है और फिर उसका साथी आता है, वे दोनों दे बोथ डू सेक्स और फिर उसके बाद वो कहती है कि चलो एक काम तो निपटा। यानी किस तरह की बोरियत है उनको, सेक्स को उन्होंने डेली रूटीन का एक काम समझ रखा है। रिवर टेम्स का वर्णन उसमें आता है। सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा का सरमन भी इसी में आता है, इसीलिए इसका नाम द फायर सरमन है। फिर इसके बाद व्हाट द थंडर सेड अबाउट उपनिषद। व्हाट द थंडर सेड जो पार्ट है उसमें उपनिषद का वर्णन आता है। ही वॉज हु लिविंग नाउ डेड, ही रेफर्स टू क्रिस्ट। यहाँ पे ही जो आता है वो क्राइस्ट को बताता है, क्रिस्ट के बारे में ऐसा वर्णन आता है। द वेस्टलैंड इज द म्यूजिक ऑफ आइडियाज। आई रिचर्ड। आई रिचर्ड जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कहा है कि वेस्टलैंड इज द म्यूजिक ऑफ आइडियाज, यानी ये म्यूजिक ऑफ आइडियाज है। देर आर 78 टेरेट पैक्स। मैडम सोसोस्ट्रीस इज ए प्रोफेशनल फॉर्चून टेलर। मैडम सोसोस्ट्रीस का जो वर्णन आता है और वो कार्ड के माध्यम से भाग्य बताती है, तो टेरेट पैक्स में 78 यानी 78 जो कार्ड है। हायरनिमो इज टेकन फ्रॉम स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। हायरनिमो का जो डिस्क्रिप्शन है इस कविता में, हायरनिमो जो का वर्णन आता है वह स्पेनिश ट्रेजेडी है, किड की जो लिखी है। किड एक नाटककार हुए हैं थॉमस किड, तो उन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है, उसमें इसका वर्णन है, वहाँ से टी.एस. एलियट ने इसको लिया है। मिसेस पोर्टर इज ए लूज करेक्टर विच कम्स इन फायर सरमन। मिसेस पोर्टर एक लूज करेक्टर है और उसका वर्णन फायर सरमन में आता है। फिलोमेला वॉज रेप्ड बाई टॉरस। फिलोमेला को टॉरस द्वारा रेप किया गया था एंड देन सी वॉज हैंग्ड इनटू नाइटिंगेल, और फिर उसको चेंज कर दिया गया। देन सी वॉज चेंज इनटू अ नाइटिंगेल, फिर वो बेचारी नाइटिंगेल में बदल गई क्योंकि उसकी जुबान काट दी गई थी ताकि वो बोल नहीं सके। लिल एंड डिग्रेडेशन ऑफ सेक्स, अ गेम ऑफ चेस। लिल का वर्णन जो है अ गेम ऑफ चेस में आता है। द ग्रेल वॉज केप्ट इन चेपल perilous, what the thunder said. The grail was kept in chapel, perilous. ग्रेल जो कि चेपल में रखा गया था उसका वर्णन what thunder said में हमें मिलता है। But at my back in a
cold blast. These lines quotes from To His Coy Mistress by Marvel. ये जो पंक्तियां हैं मार्वल की कविता है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, वहां से ली गई है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड वाटर हैज बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। आधुनिक संसार में पानी जो कि बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन अभी उसको सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग इन व्हाट थंडर सेड। लंदन ब्रिज को गिरते हुए दिखाया गया है और ये वर्णन व्हाट थंडर सेड में आता है। इलियट लर्न संस्कृत फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 1911 टू 1913। 1911 से 1913 के बीच में इलियट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत सीखी थी। ये कविता जो है इसका एंड दा 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 और फिर बाद में शांति 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 इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 3 बार जो दा 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 आता है उसका अर्थ क्या है। दा, एक दा का मतलब है दत्ता। दत्ता मतलब गिव। जब इसमें एक कहावत को जोड़ा गया है कि जब संसार में अकाल पड़ गया था तो इंसान, देवता और राक्षस तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के निर्माता यानी सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा को कहा गया है। तो उनके पास जब ये तीनों जाते हैं, इंसान, देवता और राक्षस, तो उन्होंने कहा दा, फिर कहा दा और फिर कहा दा। तो तीनों ने अलग अलग अर्थ उसका लगाया। दा मतलब दत्ता, गिव यानी दो, दो मतलब दान करते रहो। इंसान ने इसका अर्थ लगाया कि दान करते रहो। दा, दयाधम, सिंपैथी। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि सिंपैथी रखो यानी दूसरे लोगों के प्रति सिंपैथी रखो। दमयता, सेल्फ कंट्रोल। और राक्षसों ने इसका अर्थ लगाया कि सेल्फ कंट्रोल में रहो, ज़्यादा लोगों को परेशान मत करो। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज टी.एस. इलियट का द वॉशलाइन का अध्ययन किया। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।